नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त से 31 अगस्त कुल मिला के अगस्त के लास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना। 10 सिफ्ट पेपर है और ये पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 10 शिफ्ट है तो शिफ्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन भी किसी न किसी शिफ्ट में हार्ड होंगे, उनको कैसे क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही जल्द एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। उसमें पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कैसे करना है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हिंदी। 17 फरवरी के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसको पूरी तरीके से केवल हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। अब ये हिंदी का क्वेश्चन एज एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ले सकते हो आप लोग, एक पीवाईक्यू के तौर पर भी ले सकते हो। और एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार डायरेक्टली पीछे वाले क्वेश्चन जो होते हैं पिछले एग्जामों के, वही आपको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो उनके ऑप्शंस जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं जितने भी 17-18 शिफ्ट के चारों शिफ्ट का पेपर पहले करा रहा हूँ अच्छे से, जीएस के और हिंदी के, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और उत्तर देना है इसका। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो कुल मिला के वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन। उससे भी क्वेश्चन आता है तो देखना है कौन सा सुसंगत है, मतलब कौन सा सही है। तो जो पहले ना हुआ हो, होनहार, शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, आदि से अंत तक, आद्योपांत, जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहले ना हुआ हो इसको होनहार नहीं बोलते। होनहार का मतलब तो होता है कि तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो, ऐसे। शत्रु को जीतने वाला नहीं, जिसका शत्रु जन्म ना हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। आदि से अंत तक, अद्योपांत, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आदि से अंत तक अद्योपांत। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। मतलब हमें निर्वाद एक तरफ दिया है, निर्वाद, और एक तरफ दिया है निर्विवाद, इन दोनों का अर्थ बताना है कौन सा सही है। निर्वाद का निंदा होता है, निर्विवाद का भ्रम होता है, कैसे क्या होता है ये बताना है। देखिए अगर निर्विवाद की बात करें, हमें निर्वाद नहीं पता, छोड़ दो, निर्विवाद जिसमें विवाद ना हो। भाई निर्विवाद का मतलब क्या है, जिसमें विवाद ना हो। तो जिसमें विवाद ना हो इसका मतलब है विवाद रहित, विवाद रहित, और विवाद रहित इसमें भी है। और लास्ट में निर्विवाद दिया है, इसका मतलब लास्ट में विवाद रहित होना चाहिए। तो बस निर्वाद क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे उस वक्त, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, बस। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, है ना। तो ये सब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि अशुद्ध वाक्य बताना है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ठीक है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ठीक। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ठीक है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो आपको साफ साफ थोड़ा बहुत लिख रहा होगा, अगर आप आम बोलचाल की भाषा में भी देखो ना तो लिखा है तुम मेरे तरफ। मेरे तरफ नहीं होता, होता है मेरी तरफ। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ऑप्शन डी इज द राइट। मतलब डी वाला जो है गलत है, मेरे की जगह मेरी होना चाहिए। और बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही है। इन सब वाक्यों में ना जिसमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना हो या शुद्ध वाक्य ढूंढना हो, उनमें आपको चारों पहले पढ़ना है। ये मत समझना कि पहले वाले में ये आपने लगा दिया कि लगाई में ई गलत लिखा हुआ है ना। ऐसा नहीं, चारों पहले पूरा पढ़ना अच्छे से, उसके बाद उत्तर देखना है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। लिंग की दृष्टि से कौन सा गलत है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सांप का सापिन होता है, बिल्कुल सही है। चूहा का चुहिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तनुजा, तनुज मतलब पुत्र, तनुजा मतलब स्त्री, बिल्कुल सही है, पर्यायवाची में पढ़ा होगा आपने। बनिया का बनियान, बनिया का बनियान नहीं होता है। बनिया का स्त्रीलिंग जो होता है ना वो होता है बनियाइन। बनियाइन भैया वो पहनने वाली बनियाइन नहीं है, बनिया का बनियाइन होता है स्त्रीलिंग है, जैसे ठाकुर का ठकुराइन, ठीक है।
तो ये डी वाला आपको गलत दिया हुआ था, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट। और स्त्रीलिंग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, तो हो सकता है आगे वाले जो पेपर होने वाला है उसमें यही शब्द रख दे, तो इस वजह से ध्यान से देखना है, बनिया का बनियाइन होता है। क्लियर। नेक्स्ट, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु, और ये तो बहुत बार आ चुका है, इसमें तो कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है कि आपको नया लगे। वधु का होता है वधुएं। अब देखो, वधु में बड़ा उ लगेगा, लेकिन जैसे ही वधुएं लगाओगे ना तो छोटा उ लगेगा, वधुएं ये वाला। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हमें इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक सही है। तो कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, वो आपने पढ़ा है, उसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि जहां पर भी देने की बात आए, देने की बात जहां पर भी आए वहां पर कुछ नहीं लगाना है, वहां पे संप्रदान लगा देना है। संप्रदान, लास्ट में दान है, तो बस जहां दान देने की बात आ रही है वहां संप्रदान। तो बस माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, तो देने की बात आ रही है, तो बस संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। कोई इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब जो हिंदी का शब्द है, और तत्सम मतलब जो हिंदी संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत का है। तो हमको तद्भव बताना है कौन सा है। और मैंने बताया जहां पे ये वाली सा ओष्ठ, ओष्ठ का होता है होंठ। होंठ क्या होता है? होंठ है तद्भव, और ओष्ठ है तत्सम। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें तद्भव बताना है। मृत्तिका, इसका होता है मिट्टी, मिट्टी है तद्भव, मृत्तिका है तत्सम। ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। उसके बाद है वानर, वानर का होता है बंदर। वानर क्या है? वानर है तत्सम, और बंदर है तद्भव। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी तत्सम है। उल्लू, उल्लू बिल्कुल सही है, क्योंकि उल्लू क्या है? उल्लू है तद्भव। अगर उल्लू का हम तत्सम देखेंगे तो होता है उलूक। उलूक क्या होता है भैया? उलूक। इस वजह से ऑप्शन सी इज द राइट। और चारों में एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा हूं, ताकि आगे आने वाले कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आपको डायरेक्टली टकरा जाए, आप अच्छे से कर पाओ। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है इसमें, कौन सा तत्सम है। तो देखो, अभी साफ साफ दिखा शुष्क। शुष्क क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या होता है शुष्क का? बोलते नहीं, शुष्क हवाएं चल रही हैं, मतलब सूखी हवाएं, तो सूखा। सूखा क्या है? ये तद्भव है। और शुष्क क्या है? ये तत्सम है। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी, तो देखो मैं एक बता दूं, पर्यायवाची, पर्यायवाची मैं आपको सिर्फ एक वीडियो कराऊंगा पर्यायवाची का, सिर्फ एक वीडियो, उसमें लगभग 100 पर्यायवाची होंगे, और आपके 5 दिन पेपर है, बस यही 100 पर्यायवाची इसी 5 दिन में आने वाली है, ये इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में मिल जाना चाहिए। हाँ, क्या पूछा गया इसमें कि चांदनी सबका पर्यायवाची कौन सा है? तो चांदनी, देखो अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करो थोड़ा बहुत। चंद्रहास, चंद्रहास होता है तलवार का। अगर आप थोड़े बहुत पुराने सीरियल देखते हो, या पुराने सीरियल नहीं, थोड़े बहुत धार्मिक बोल रहा हूँ, रामायण वगैरह या महाभारत वगैरह ये देखो ना, तो उसमें चंद्रहास का काफी बार प्रयोग आता है। जब रावण बोलता है कि मैं अपने चंद्रहास से वध कर दूंगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो उनको पकड़ा करो थोड़ा बहुत। पर्यायवाची आदि तो उसी से तैयार हो जाती है। चांदनी का तो होगा नहीं, काट दो। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी नहीं होगा। उसके बाद देखो ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है, और कौमुदी होता है। तो बस ज्योत्सना कौमुदी ये दिया हुआ है, ऑप्शन इज द राइट, चांदनी का। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है निश्चयवाचक? क्या, कौन, ये तो प्रश्नवाचक है। निश्चित का मतलब होता है कि हाँ कंफर्म है। कुछ, कुछ का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे कुछ रुपए दो। अब कुछ रुपए में कितने दो ये तो पता नहीं है, मतलब अनिश्चित है। क्या है भैया? अनिश्चित है।
हटा दो। यह पुस्तक मेरी है, कंफर्म हो रहा है कि नहीं, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक मेरी है, ऑप्शन इज द राइट। ये क्या है, ये निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर। नेक्स्ट, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो यहां से संधि विच्छेद भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और वर्तनी भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको तोड़ोगे तो कवि आएगा, और कवि की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, कवि को ऐसे लिखते हैं, छोटा ही बनती है कवि में, छोटी, कवि प्लस ईश्वर, ईश्वर। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट, कवीश्वर। अच्छा कौन सी संधि है, अगर मैं बोलूं भैया ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। क्लियर। नेक्स्ट, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या कोई तारे गिन सकता है, तो बताओ, कुछ भी इसमें दिक्कत है क्या। आपको दिख रहा है ये कौन सा चिन्ह है, आपको ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, बस प्रश्न सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार। तो ईमानदार क्या है भाई, देखो इसको हम ईमानदार को गिन नहीं सकते ना, संख्यावाची तो हो नहीं सकता, और इनामवाचक मतलब इसका हम तौल भी नहीं सकते, हटा दो। सार्वनामिक, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, हटा दो। बचा क्या, गुणवाचक। और वैसे भी अगर देखा जाए कि कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी अगर व्यक्ति है, तो हम कहते नहीं है कि यार ये बहुत ईमानदार है, ईमानदार है मतलब इसके गुण है एक, या ये बहुत बेईमान है, बेईमानी का क्या है, गुण है, ठीक है, उस व्यक्ति का क्या एक गुण है। तो ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया, वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा है, सॉरी हाथी सो रहा था, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो देखो यहाँ पे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया वाला पार्ट जो है ये भी मैं आपको सिंगल बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। अभी आपको केवल इतना याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रमेश ने खिलौने खरीदे। होता क्या है कि सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया मतलब जिसमें कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करे, समझ रहे हैं, किसी अन्य चीज को प्रभावित करे। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, शीला ने सेब खाया, शीला ने सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया। हालांकि मैं ट्रिक बता दूंगा क्या क्या खाया और किसको खाया, ये वाला ट्रिक बता दूंगा, इससे आप सकर्मक अकर्मक अच्छे से पहचान जाओगे। क्लियर है, अभी केवल आप देखो। नेक्स्ट, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो बस भौतिक होता है, भौतिक, और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। तो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा भौतिकी, क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता हो, निर्भिमान, तो बस निर, और निर कौन सा, हलंत वाला निर होगा, ये साधारण निर मत कर देना, निर अभिमान, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो सही समास विग्रह नहीं हुआ है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, देहलता, लता रूपी देह। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला बिल्कुल सही है, वेद पुराण, वेद और पुराण, राम लखन, राम और लखन, तो इस प्रकार से वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, लता रूपी देह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, ये बिल्कुल गलत है, 9 निधियों का समूह होना चाहिए, 9 निधियों का समूह, ये आपका जो है समास विग्रह गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, आकर्षण। अब बताइए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ, कोई सिंपल विकल्प, कोई दिक्कत नहीं है, विलोम शब्द तो इजी होता है लगभग लगभग। नेक्स्ट,
सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? सब और विपत्ति का होना, एक अनार 100 बीमार, आगे कुआं पीछे खाई, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा ऊंट के मुंह में जीरा, तो आगे कुआं पीछे खाई मतलब कोई व्यक्ति है, आगे भी नहीं जा सकता मुसीबत है और पीछे भी नहीं जा सकता मुसीबत है, तो चारों ओर से मुसीबत ही मुसीबत है। सब ओर से विपत्ति का होना, आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो जितने स्थायी भाव है मैंने आपको बताया था लगभग। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, ऑप्शन सी निर्वेद। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस, विभत्स रस। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र, रौद्र रस, ठीक है ना। और शोक करुण रस, करुण रस, तो ये आपको पता ही होगा, बेसिक सा है। नेक्स्ट, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। हाँ, क्या बोला गया है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, इसका मतलब क्या है? तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? दोहे से उल्टा होता है सोरठा, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति मैं बताऊं मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम। ये आपका यूपी एसआई में भी आ चुकी है, कांस्टेबल में भी आ चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी में भी कई बार पूछा जा चुका है इस पंक्ति को। इसमें अलंकार बताना है और कई लोगों को मुंह जवानी अलंकार रटा होगा कि श्लेष अलंकार है, ऑप्शन बी इज द राइट। पहचानोगे कैसे? कि इसमें क्या होता है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे जैसे अगर मैं बताऊं, आप यहाँ पानी देख रहे हो, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, पानी मतलब वाटर, तो यहाँ वाटर अर्थ नहीं है, यहाँ तीनों के अलग अलग अर्थ है, ठीक है। बस एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ है, तो बस जहां पर ये आ जाए तो श्लेष अलंकार होता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? भेद, अब बताओ कौन सा नहीं है? कहते नहीं भेद, तुम मेरा भेद जान गए हो, तो मेरा भेद किसी को बताना नहीं, तुम मेरा भेद किसी को बताना नहीं मतलब रहस्य, ये तो होता ही है, हटा दो। प्रकार, भेद मतलब प्रकार भी होता है, हटा दो। भेद मतलब होता है भिन्नता, ये कैसे भेद भेद है, भिन्नता भी होता है, मूल्य नहीं होता, ऑप्शन सी। मूल्य का मतलब भेद नहीं होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस हाल का है? अच्छा, काल पूछा है, किस काल का है, ऐसा होना चाहिए किस हाल का है। चलो, गाय मीठा दूध देती है मतलब देती है, तो पहली चीज तो ये वर्तमान है, देती है, तो भूतकाल तो होगा नहीं। और ता है, ती है, ते है, ये किस में आता है? ये आता है सामान्य वर्तमान काल में, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल में। इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गा गी गे, देता है, देती है, देते हैं, मतलब ताती ते, है ना। तो लास्ट में जो आता है ना, उससे कैसे पहचाना जा सकता है? काल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब पिछला वाला जो मैंने सेट कराया था 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, उसमें भी ये ऐसे ही प्रश्न था, वाच्य पूछा गया था, बस उसमें कर्ता प्रधान था, इस वजह से कर्तवाचक हो गया था। और मैंने कहा था कि जहां पर भी नेगेटिव आ जाए, अगर आप वाच्य पढ़ रहे हो, वाच्य 3 प्रकार के हैं, जहां पर भी नेगेटिव सेंस आ जाए, नेगेटिव का मतलब है नहीं, तो बस वहां पे क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता, नहीं है, बस भाववाच्य लगा दो, आगे बढ़ो, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पास होना है, समझना ज्यादा नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, कान पर जू रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कानों पर जू रेंगना या कान पर जू रेंगना। कान पर जू रेंगने का मतलब होता है कुछ असर ना होना, कानों पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। कहते हैं तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंग रही है, मतलब कुछ असर तक नहीं हो रहा है इस बात पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, हाँ, आपको अपठित गद्यांश
भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। इन्हीं गद्यांश को पढ़कर ही इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये बहुत ही ईजी होता है। इसको एक बार पढ़ोगे अच्छे से, इसी में आपको सारे उत्तर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से एक बार। मैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ क्या है। तो पहला है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक, देखो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अब 5 प्रश्न म्यूट में लगाकर एक बार देख लेना क्या कितने मेरे सही हो रहे हैं उसके बाद। ठीक है ना, तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक है महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही वाला सबसे बेस्ट निकलेगा। नेक्स्ट, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त, कई बार क्या होता है कि इन्हीं गद्यांश में से कोई शब्द उठाएगा, उसका कहेगा विलोम बताओ, उसका कहेगा तत्सम बताओ, उसका कहेगा पर्यायवाची बताओ। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है समस्त। समस्त का मतलब होता है संपूर्ण। मैं समस्त लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मतलब मैं संपूर्ण लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित। ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है? तो महात्मा गांधी के सभी विचार क्या थे? श्रम पर आधारित। क्लियर है? नेक्स्ट, गांधी जी पापी किसे मानते थे? ये भी गद्यांश से है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वालों को, जो मेहनत नहीं करते, जो श्रम नहीं करते, उनको पापी मानते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार, देखो चोर तो हमको पता है कि क्या होता है चोर। चोर भैया जो चुरा ले कोई सामान, वही चोर है। लेकिन गद्यांश के आधार पर बताना है। हो सकता है गद्यांश के आधार पर चोर का कुछ दूसरा अर्थ हो। तो गद्यांश के आधार पर जो चोर का अर्थ है वो है बिना श्रम भोजन करना, बिना मेहनत के भोजन करना, वही क्या है? चोर है। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? चल नेक्स्ट, हमारा गद्यांश खत्म हो गया है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है, इसमें कौन सा होगा? स्थान, देखो स्थान, अगर कोई हमें विशेष स्थान की बात देता है तब स्थानवाचक होता है, हटा दो उसको। कालवाचक, अगर हमें किसी टाइम पीरियड का बता दे तो कालवाचक हो जाएगा। काल मतलब समय होता है, हटा दो। रीतिवाचक, किसी विशेष क्रिया की बात दे तो वहां पे रीतिवाचक होता है। परिणामवाचक, क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, परिणामवाचक। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु, तो मृदु का कौन सा नहीं है? तो मृदु का मृषण भी होता है, कोमल भी होता है, मुलायम। भाई कोमल का मतलब मुलायम होता ही है, और मृषण भी होता है, कूल नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट। कूल जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन और दीन, तो 2 शब्द आ गए हैं समश्रुति भिन्नार्थक से। इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट है, दिन और दीन। देखो दिन का मतलब क्या होता है? दिन मतलब दिन, डे। और दीन क्या होता है? दीन मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि दीन दुखी, या बहुत ही दीन दुखी आदमी है, तो दीन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। क्या हो जाएगा? दिन का दिवस और दीन का गरीब, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। नेक्स्ट, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? आंखों के सामने। आंखों के सामने का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रत्यक्ष, ये वाक्य, सॉरी, ये घटना मेरी आंखों सामने है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी, पंचवटी ऐसी रचना है जो काफी फेमस भी है। अगर आपने थोड़ा बहुत साहित्य का पोर्शन पढ़ा है तो पंचवटी आपको अच्छे से पता होगा, मैथिली शरण गुप्त की। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। ये मैंने आपको यूपी जीके में कई बार बताया ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा, नीरजा है भैया महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा,
तो भाई हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है अपभ्रंश से। इससे अपभ्रंश से। और उसके बाद फिर कई भाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी है, सौरसेनी प्रभ्रंश, ठीक है, तो वो सब अलग बातें हो जाती हैं। और पश्चिमी हिंदी कौन सी है, पूर्वी हिंदी कौन सी है, अवधि कौन सी है ना, तो ये सब चीजें आपको हिंदी के बारे में भी पता होना चाहिए साहित्य वाले पोर्शन में। फिलहाल हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ठीक है। कई लोग संस्कृत लगा देंगे, गलत हो जाएगा, अपभ्रंश लगाना है। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट। तो हमारे सभी प्रश्न हिंदी के कंप्लीट होते हैं 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के जो हिंदी का पेपर है वो हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी टाइप की हिंदी आने वाली है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा है, 10 शिफ्ट है। और जब शिफ्ट ज़्यादा होती है ना तो बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं बनता है, ठीक है। अब बस दिक्कत क्या करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ें कवर कर पाओगे, ठीक। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँगा, उसको जरूर देखना कि यूपी पुलिस में स्कोर कैसे करना है। और जब स्कोर हो जाएगा तो अपने आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।